संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है। देनदारियों ने आपको पैसे खर्च किए। आपके लिए जितनी अधिक संपत्ति है उतनी ही अधिक संपत्ति। आप जितने अमीर हैं, यह अमीर होने का मौलिक नियम है। लेकिन उन्होंने कहा, यहाँ 15 संपत्ति हैं। आपका स्वागत है, वह स्थान जहाँ भविष्य के अरबपतियों को प्रेरित होने के लिए आते हैं। बहुत सीधा नकारात्मक पक्ष है। हालांकि इन दिनों बैंकों द्वारा भुगतान की गई ब्याज भी मुद्रास्फीति के साथ नहीं है, लेकिन नकदी अभी भी एक प्राथमिकता है। एप्पल कंपनी के पास 150 बिलियन डॉलर से अधिक नकद भंडार है। यह तरलता है, तो अमीर लोग अभी भी अपने धन का एक अच्छा हिस्सा नकद भंडार में क्यों रखते हैं? ठीक है, 2 कारण। एक, किसी भी अवसर तक पहुंचने में सक्षम होना जो खुद को प्रस्तुत करता है, जो कि इसके बारे में सोचने पर बहुत आत्मव्याख्यात्मक है। आपके सपनों का सौदा आपके सामने है और आपके पास इसका फायदा उठाने के लिए पैसे नहीं हैं। जो चूसना होगा, यह भी मुख्य कारण है कि अमीर लोग नकदी बचाते हैं। और 2, क्योंकि वे सीधे नकद सौदों से उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। न केवल लोग नकदी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण की पेशकश करते हैं, बल्कि आप उच्च ब्याज के साथ पैसे भी दे सकते हैं। इस अभ्यास को पीयर टू पीयर लेंडिंग कहा जाता है। यदि आप आय पर कम हैं और इस जोखिम को लेने के लिए तैयार हैं, वहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो सहकर्मी से सहकर्मी उधार सेवाएं प्रदान करते हैं। मूल रूप से आप लोगों को 1% ब्याज की पेशकश कर रहा है, जबकि पीयर टू पीयर लेंडिंग 7% से अधिक 15% या 20% तक उतार चढ़ाव करता है। लेकिन कृपया ध्यान रखें कि अगर कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा है, यह शायद है। जब भी निवेश 2 रियल एस्टेट, यह एक बड़ा है। हम व्यक्तिगत रूप से अचल संपत्ति से प्यार करते हैं। क्यों? एक बार फिर 2 कारण। किराया भुगतान न्यूनतम राशि के साथ हर एक महीने में पैसा आ रहा है। यदि आप थोड़े स्मार्ट हैं, तो आप अभी होने वाले प्रौद्योगिकी सुधार का लाभ उठा सकते हैं और पारंपरिक किराए के बजाय उच्च पैदावार के लिए अल्पकालिक किराए पर करें। यह निष्क्रिय नहीं है। और 2, दूसरा तर्क सराहना है। जनसंख्या बढ़ रही है और अधिक से अधिक लोगों को रहने या किराए पर लेने के लिए जगह की आवश्यकता है। मांग बढ़ रही है, इसलिए संपत्तियों के लिए कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और वे हमेशा के लिए करेंगे। आवासीय इमारतें, जहां लोग आपकी संपत्तियों में रहते हैं और आपको किराए पर देते हैं। 2 कार्यालय की इमारतें, लोग आपकी संपत्ति में काम करते हैं और वे आपको किराए पर देते हैं। 3 वाणिज्यिक इमारतें, व्यवसाय सामान बेचने और आपको किराए पर लेने के लिए आपके स्थान का उपयोग करते हैं। 4 भूमि, जिसकी खेती, जिस घर में आप रहते हैं, वह एक संपत्ति नहीं है, यह एक दायित्व है। इसमें आपको रहने के लिए पैसे खर्च होते हैं और यह आपकी जेब में कोई नया पैसा नहीं डाल रहा है। संख्या 3, बॉन्ड। जब सरकारों या व्यवसायों को कुछ नकदी की आवश्यकता हो सकती है, वे बॉन्ड नामक कुछ जारी कर सकते हैं जो इच्छुक निवेशकों को बेचे जाते हैं। इन बॉन्ड के माध्यम से सरकार या व्यवसाय हर महीने बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति को एक निश्चित राशि खरीदने की प्रतिज्ञा करता है। आमतौर पर बॉन्ड्स की 1 महीने से 30 साल तक उन पर एक समाप्ति की तारीख होती है। ये सुपर सेफ इन्वेस्टमेंट हैं क्योंकि वे ज्यादातर सरकार द्वारा समर्थित हैं। जैसा कि आप शायद अब तक जानते हैं, व्यवसाय में कम जोखिम कम इनाम में भी अनुवाद करता है। बॉन्ड आमतौर पर 3% वार्षिक रिटर्न रेंज में होते हैं, जो कि अधिकांश बैंकों की पेशकश से बेहतर है, लेकिन शुरुआती निवेशक को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब बॉन्ड अपने अंत तक पहुंचता है, तो प्रमुख राशि निवेशक को वापस कर दी जाती है। मुख्य तरीके से नंबर 4, स्टॉक। अब स्टॉक उतने जटिल नहीं हैं जितना कि वॉल स्ट्रीट की सभी फिल्में आपको विश्वास दिलाती हैं। स्टॉक आपके लिए सार्वजनिक रूप से कारोबार किए जाने वाले व्यवसाय का 1% हिस्सा रखने का एक आसान तरीका है। इसलिए यदि कोई व्यवसाय 10 मिलियन शेयर जारी करता है और आपके पास उनमें से 1 मिलियन शेयर हैं,
तो आप उस व्यवसाय में 10% मालिक हैं। वित्तीय साधनों में इस अविश्वसनीय सफलता ने औसत व्यक्ति को हमारे समय की कुछ सबसे आकर्षक कंपनियों में बहुत कम प्रवेश। संख्या 5, म्यूचुअल और इंडेक्स फंड। यदि स्टॉक आपको एक एक करके किसी कंपनी में शेयर खरीदने की अनुमति देते हैं, म्यूचुअल और इंडेक्स फंड कई कंपनियों को एक साथ लाते हैं, इसलिए आप समग्र रूप से कंपनियों की पूरी टोकरी में खरीदारी कर रहे हैं। यह बेहतर क्यों है? खैर, मूलतः आप अधिक विविधीकृत हैं, इसलिए यह एक सुरक्षित निवेश है। सांख्यिकीय रूप से इंडेक्स फंड सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले परिसंपत्ति वर्गों में से एक हैं। 5 सबसे लोकप्रिय इंडेक्स फंड बिना किसी विशेष क्रम के निम्नलिखित हैं: फिडेलिटी जीरो लार्ज कैप इंडेक्स, वैनगार्ड S&P 500 ETF, SPDR S&P 500 ETF, ट्रस्ट आई शेयर स्कोर S&P 500 ETF, श्वाब S&P 500 इंडेक्स फंड। यह सौदा है। यदि आप एक एक करके स्टॉक खरीदना शुरू करते हैं तो सांख्यिकीय रूप से आपके द्वारा इसमें गड़बड़ी करने की संभावना अधिक होती है। आप उन चमत्कारी व्यापारियों में से नहीं होंगे जो साल ही पर इंडेक्स फंड की भूमिका आती है। S&P 500 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 500 कंपनियों को एक साथ लाता है, और जब कोई कंपनी उस शीर्ष 500 से गिर जाती है तो उसकी जगह एक नई बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनी आ जाती है। पिछले 90 वर्षों में S&P 500 सूचकांक का औसत वार्षिक रिटर्न 9.8% है। उल्लिखित 5 में से वैनगार्ड हमारी शीर्ष पसंद है। इंडेक्स फंड 6 उपकरण। कोई भी चीज जो आपके लिए पैसा पैदा करती है या आपको तेजी से पैसा कमाने में मदद करती है, उसे संपत्ति माना जाता है। यदि आप किसान हैं तो ट्रैक्टर एक परिसंपत्ति है। यदि आप प्रोग्रामर हैं तो वह लैपटॉप एक परिसंपत्ति है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका आपके द्वारा अर्जित धन से सीधा संबंध है या नहीं। इसलिए जब तक आपकी आय सीधे कार पर निर्भर न हो, नई कार खरीदना एक दायित्व है। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग दोनों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। वे इसे एक परिसंपत्ति के रूप में उचित ठहराने का प्रयास करते रहे हैं। YouTube वीडियो देखने के लिए आपको बाजार में सबसे महंगे लैपटॉप की जरूरत नहीं है। पैटेंट अद्भुत हैं। ठीक है, आप में से जो लोग इस शब्द से अपरिचित हैं, उनके लिए जब यदि आप कुछ नया आविष्कार करते हैं तो आप पेटेंट दाखिल करके उस आविष्कार की रक्षा कर सकते हैं। यह एक दस्तावेज है जो आपको एक आविष्कारक के रूप में प्रमाणित करता है और विस्तार से बताता है कि आपका आविष्कार क्या करता है। इस सुरक्षा के साथ कंपनियों को आपके आविष्कार का उपयोग करने के लिए आपको पैसे देने होंगे, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आप उन पर मुफ्त सर्वाधिक अमेरिकी पेटेंटों की जानकारी दी गई है। लेकिन आप जानते हैं, केवल बनिया ही पेटेंट पर निर्भर नहीं है। स्लिंकी याद है, इसकी बिक्री $3 बिलियन से अधिक रही। स्कॉट स्टिलिंगर ने कुशबॉल का आविष्कार किया, जिसे हैसब्रो ने 97 में $100 मिलियन में खरीदा था। सालों पहले आपने हर किसी की दीवार पर जो चलती मछली देखी थी, उसका नाम बिग माउथ बिली बास था। इसकी कीमत भी $100 मिलियन से अधिक थी। और यह सूची इस प्रकार है: मैजिक 8 बॉल, हुला हूप्स और शार्क टैंक या टेलीशॉपिंग चैनल पर आपने जो संख्या 8। ट्रेडमार्क। यदि पेटेंट आपके आविष्कार की रक्षा करते हैं तो ट्रेडमार्क आपके प्रतीकों, शब्दों या वाक्यांशों की रक्षा करते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब लोगो या ब्रांड के नाम की बात आती है तो यह एक बड़ी बात क्यों है। लेकिन यहीं पर चीजें बेहद दिलचस्प हो जाती हैं। यदि आपके पास कोई मूल्यवान ट्रेडमार्क है जिसका विपणन योग्य मूल्य है, जिन्होंने 1992 में उस कैचफ्रेज को ट्रेडमार्क किया था जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यह नहीं कहूँगा, लेकिन संभावना है कि आप इसे अपने दिमाग में सुन सकते हैं। यह बेहद आकर्षक, मनोरंजक है, और हर बार जब इसे व्यावसायिक तरीके से कहा जाता है तो आपको माइकल को एक चेक लिखना होगा और इसे ट्रेडमार्क करने के बाद से यह जान लीजिए उन्होंने सिर्फ एक कैचफ्रेज से 400 मिलियन लिए। 5 में से एक अमेरिकी कंपनी का कहना है कि चीन में ऐसी कंपनियां हैं
जो उनकी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन कर रही हैं, और यह वास्तव में मुख्य कारणों में से एक है कि चीन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। बौद्धिक संपदा अधिकारों की पूर्ण उपेक्षा। चीन हर साल शेष विश्व से $600 बिलियन से अधिक आईपी चुरा रहा है। यह तो अजीब बात है, लेकिन चलिए संख्या 9, ब्रांड और सद्भावना। अब ब्रांड और सद्भावना के बीच सूक्ष्म अंतर हैं, लेकिन दोनों किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत मूल्यवान हैं। एक ब्रांड वह पदचिह्न है जो एक कंपनी अपने उपभोक्ताओं के दिमाग में छोड़ती है। वे किसके लिए खड़े हैं, वे खुद को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं। सद्भावना लोगों का ब्रांड के प्रति भावनात्मक स्नेह है, एक ब्रांड का स्वामित्व होता है। यह एक प्रयास है जो कंपनी अपनी एक विशेष छवि को बाजार में लाने के लिए कर रही है। सद्भावना इस बात से आती है कि कंपनी अपने ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करती है, समुदाय पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लोग कंपनी के अस्तित्व के लिए कितने यदि किम या काइली अपना नाम किसी चीज से जोड़ते हैं तो यह बिक्री को किसी के व्यवसाय की तरह बढ़ा सकता है। हमें यकीन नहीं है कि काइली की लिप किट प्रतियोगिताओं से बेहतर हैं या नहीं, लेकिन इसने उन्हें अरबपति बना दिया। यह भी याद है जब किम कार्दशियन ने अपने किमोजी ऐप से प्रति मिनट $10 लाख से अधिक कमाए थे। यह टी शर्ट लें, आप इन्हें $2 प्रति पीस से भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं, लेकिन वहां डिज्नी लोगो लगा दें और अब इनकी कीमत $10.99 हो जाएगी। क्योंकि ब्रांड शर्ट में अमूर्त लोग चले नहीं जाते, तब तक आपको एहसास नहीं होता कि वे कितनी मूल्यवान संपत्ति हैं। बहुत कम लोग समझते हैं कि कंपनियां वास्तव में वास्तविक नहीं हैं। कंपनियां राज्य द्वारा मान्य कल्पना की उपज हैं। कंपनियां इस काल्पनिक छत्र के नीचे घटित होने वाले नाम, विचार और नवाचार हैं, और इन सब का आविष्कार कौन करता है? यह उस कंपनी के लोग हैं। एक अकेला व्यक्ति अपने विचारों से कंपनी को बदल सकता है। स्टीव जॉब्स की जगह पूर्व पेप्सी सीईओ को लाने से एप्पल पर जो प्रभाव पड़ा, उसे देखिए, जिसने आज संभवतः सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले प्रौद्योगिकी ब्रांड को लगभग दिवालिया बना दिया। और एप्पल के बारे में गहराई से जानने पर प्रमुख उत्पाद डिजाइनर जॉनी आइव ने ऐसे उत्पाद डिजाइन किए हैं जो अब अरबों लोगों के हाथों में हैं। फिर ऐसी टीमें हैं जो पूरी कंपनी बनाती हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बड़ी कंपनियों ने स्टार्टअप्स का अधिग्रहण किया है सिर्फ उन लोगों को अपने यहां लाने के लिए। वास्तव में इसके लिए एक शब्द है, इसे एक्विहायर कहा जाता है। सही लोगों को काम पर रखें और वे आपको अमीर बना देंगे। आदर्श रूप से आपकी कंपनी में कोई भी अपूरणीय नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी संगठन के भीतर किसी को प्रतिस्थापित करना जितना कठिन होता है, वे उतनी ही अधिक मूल्यवान संपत्ति बन जाते हैं। और यदि आपका लक्ष्य खुद को इस तरह से स्थापित करना है, यदि आप अपने संगठन में सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक बनना चाहते हैं, तो हमने आपको एजुकेशनल अनुराग चैनल के साथ कवर किया है। संख्या 11, कच्चा माल और वस्तुएं। कच्चे माल और वस्तुओं की कीमत बाजार के आधार पर उतार चढ़ाव और भिन्नता रखती है। यदि आप इसके बारे में समझदार हैं, तो आप इसे तब खरीदते हैं जब यह सस्ता होता है, इसे अपने पास रखते हैं और फिर जब इसकी मांग अधिक होती है तो इसे बेच देते हैं। यह जीवारों और कला तक पिछले 15 वर्षों में सोने की कीमत में 221% की वृद्धि हुई है। यह आप में से अधिकांश के लिए एक झटके के रूप में आ सकता है, लेकिन हम वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्ग के रूपों से S&P से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यह एक बड़ा कारण है कि आप अमीरों को कला पर बेवकूफी भरा पैसा खर्च करते हुए देखते हैं, क्योंकि यह उन्हें और भी अमीर बना रहा है। यही बात पुरानी कारों पर भी लागू होती है, जबकि आपकी कार आपको पैसे खर्च कर रही है। दुनिया के कुछ सबसे धनी लोग दुर्लभ कारें खरीद रहे हैं जो तेजी से मूल्य में बढ़ रही हैं, और यही बात लग्जरी घड़ियों जैसी अन्य संग्रहणीय वस्तुओं पर भी लागू होती है। अब इससे पहले कि आप एक पुरानी रोलेक्स पर अपना सारा पैसा खर्च कर दें, क्योंकि आपने कोरा पर कुछ पोस्ट पढ़ी हैं कि कैसे समय के साथ उनका मूल्य दोगुना हो जाता है।
आपको थोड़ी राहत लेनी चाहिए। कभी भी उन चीजों में निवेश न करें जिन्हें आप नहीं समझते। यह पैसे के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। इसकी अवज्ञा करो और तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। संख्या 12। किताबें, गाने, डिजिटल पाठ्यक्रम, सूचना या सामग्री। सूचना बेचना एक अविश्वसनीय चीज है क्योंकि यह असीम रूप से स्केलेबल है। आप किताब एक बार लिखते हैं और फिर आप इसे लाखों बार बेच सकते हैं। यही बात डिजिटल पाठ्यक्रम, गीत या किसी अन्य प्रकार की जानकारी या डिजिटल उत्पाद पर भी लागू होती है। ऐसी संपत्ति बनाने और वितरित करने से न केवल व्यवसाय का मूल्य बढ़ता है बल्कि आप अमीर भी बन सकते हैं जिस क्षण आपका उत्पाद पूरा हो जाता है। आपका काम इसे बढ़ावा देना और इसे अधिक से अधिक लोगों के हाथों में पहुंचाना है। संगीत के साथ यह और भी दिलचस्प है क्योंकि आपको इसे केवल गंगनम स्टाइल इसका एक अच्छा उदाहरण है। साई ने यूट्यूब और आईट्यून्स के माध्यम से वितरित उस एक गाने से ही $10 मिलियन से अधिक की कमाई की। मर्च, शो, लाइसेंसिंग आदि का तो जिक्र ही न करें। मारिया कैरी हर साल एक हिट गाने से लगभग $5 लाख कमाती हैं, जिसे आप सभी जानते और पसंद करते हैं। ऑल आई वांट फॉर क्रिसमस अकेले उस गाने ने उन्हें अब तक 60 मिलियन। हमने पिछले बिंदुओं में रॉयल्टी पर थोड़ा चर्चा की है, लेकिन उनके चारों ओर एक पूरी दुनिया घूम रही है। इसे कहने का सबसे सरल तरीका, आपने एक किताब लिखी, यह बहुत बढ़िया है। एक फिल्म स्टूडियो आपकी किताब के अधिकार खरीदना चाहता है और उससे एक टीवी शो बनाना चाहता है। बदले में आपको उत्पन्न धन का एक हिस्सा मिल रहा है। मान लीजिए कि टीवी शो फ्रेंड्स है। आपने पहले ही ढेर सारा पैसा कमा लिया है। शो 12 सीजन के बाद खत्म हो गया है और आप पहले से ही अमीर हैं। लेकिन यह यहीं नहीं रुकता। नहीं, सिंडिकेशन नामक एक शब्द है। यही वह समय होता है जब कोई टीवी शो इतना बड़ा हो जाता है कि उसे कई प्रसारकों के लिए खोलना उचित हो। $10 से $20 मिलियन कमा रहे हैं। यह पागलपन है। रॉयल्टी आपकी बौद्धिक संपदा से जुड़ी हर चीज पर लागू होती है। रॉयल्टी ने जॉर्ज लुकास को अरबपति बना दिया। जब उन्होंने स्टूडियो के सामने स्टार वार्स का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह संभवतः फ्लॉप हो जाएगी। जॉर्ज को निर्देशक की फीस के रूप में $5 लाख का भुगतान करने के बजाय फॉक्स ने लुकास को लाइसेंसिंग और बिक्री अधिकार बनाए रखने की अनुमति दी। संक्षेप में, फिल्म एक बड़ी सफलता है और 2011 तक खिलौनों और सामान से $3 बिलियन से अधिक की कमाई हो चुकी है। अपनी गलतियों की भरपाई के लिए डिज्नी ने लुकास फिल्म्स को $4 बिलियन में खरीद लिया और डिज्नी को अपना निवेश वापस पाने में केवल 6 साल लगे। संख्या 14। विशिष्ट अधिकार। अब हम इसका उल्लेख करना चाहते थे क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं जहां कुछ पार्टियों के पास अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो सकता है जिसे एक संपत्ति के रूप में गिना जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में भारतीय गेमिंग विनियामक अधिनियम नामक एक अधिनियम है जो मूल अमेरिकियों को राज्य कानून के तहत विनियमित सभी प्रकार की जुआ गतिविधियों के अधिकार प्रदान करता है। विशेष लाइसेंस से लेकर भौगोलिक लाभ तक किसी भी चीज को परिसंपत्ति माना जा सकता है यदि यह आपको बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है। चर्च एक और उदाहरण है क्योंकि उन्हें कर नहीं देना पड़ता और ऐसा पूरी दुनिया में होता है। पूर्वी यूरोप में लगभग हर चर्च एक व्यवसाय की तरह चलाया जाता है। उनके पास ऐसे उत्पाद, सामान, सेवाएं हैं जिनकी कीमत पैसे है। सभी कर मुक्त हैं। यही बात कला संग्रहालयों और भ्राय और संख्या 15 फर्स्ट मूवर एडवांटेज और मालिकाना बिजनेस मॉडल। जब भी आप व्यावसायिक तरीके से नवाचार करते हैं तो इस नवाचार को एक संपत्ति माना जाता है। एप्पल का ऐप स्टोर उन नवाचारों में से एक है। खेलों में माइक्रो ट्रांजैक्शन एक नया बिजनेस मॉडल है। यह तथ्य कि नेटफ्लिक्स ठोस मूर्त डीवीडी वितरित करने से स्ट्रीमिंग सेवा में विकसित हुआ है, कंपनी के लिए एक बहुत ही मूल्यवान संपत्ति माना गया है। इससे उन्हें बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में बढ़त मिली जबकि बाकी सभी अभी भी किनारे पर थे। अन्य कंपनियों को आगे बढ़ने में कुछ साल लग गए और अब स्ट्रीमिंग से आप पहले भौतिक एल्बम खरीदते थे
फिर डिजिटल एल्बम। अब आप केवल स्पॉटिफाई, टाइडल या यूट्यूब प्रीमियम के लिए भुगतान करें। एयरबीएनबी ने अल्पकालिक आवास किराए पर लेने के एक नए तरीके से होटल उद्योग में हलचल मचा दी। आपका काम इस वीडियो में उल्लिखित किसी भी संपत्ति का लाभ उठाने और अपने लिए एक बैग सुरक्षित करने का तरीका ढूंढना है। यदि आप वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो हम जानने के लिए उत्सुक हैं, भविष्य में आप इनमें से कौन सी संपत्ति सुरक्षित करने की योजना बना रहे हैं। हम टिप्पणियों में आपकी बात सुनने के लिए टाइम मनी टाइम आर्बिट्रेज तो यह उन चीजों में से एक है जो वे आपको बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाते हैं, लेकिन यदि आप ध्यान दें तो यह संभवतः सबसे मूल्यवान चीज है जो आप कभी सीखेंगे। इस समय आपके पास हमारे द्वारा उल्लिखित सभी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक परिसंपत्ति है जिसे आप पैसे के लिए बदल सकते हैं। और इस उपशीर्षक से आप शायद समझ गए होंगे कि हम समय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम मनी टाइम आर्बिट्रेज तब होता है जब आप समय का उपयोग पैसा बनाने के लिए करते हैं, फिर उस पैसे का उपयोग अन्य लोगों का समय खरीदने के लिए करते हैं। इस तरह आप अपने लिए काम करते हुए तेजी से समय बढ़ाते हैं। मुझे पता है कि पहली बार में यह थोड़ा भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन हम इसे आपके लिए समझा देंगे। ध्यान दो क्योंकि यह मूल्यवान है। 20 मूल रूप से आपका काम उन अवसरों की पहचान करना है जहां आप समय को पैसे में यह अवसर उत्पन्न किया है। आप इस व्यक्ति को उस समय के लिए अर्जित धन से कम भुगतान कर सकते हैं और अंतर को जेब में रख सकते हैं। यह एक बुनियादी व्यावसायिक सबक है। यही कारण है कि हर एक कंपनी में कर्मचारी होते हैं। किसी संगठन में प्रत्येक व्यक्ति उस कंपनी के लिए जितना भुगतान किया जा रहा है उससे अधिक मूल्य उत्पन्न कर रहा है और वह कंपनी अंतर रख रही है। इसे लाभ कहते हैं। यह लाभ उस समय धनसमय मध्यस्थता समस्या को हल करने का पुरस्कार है। इसलिए यदि आप वास्तविक व्यवसाय बनाने के लिए इस मध्यस्थता का उपयोग कैसे कर सकते हैं, हर व्यवसाय मालिक इस पद्धति को समझता है, लेकिन बहुत कम अन्य लोग इसके बारे में जानते हैं क्योंकि वे व्यवसाय मालिक की तरह नहीं सोचते हैं। अब आप ऐसा करते हैं और हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप उस जानकारी के साथ क्या करने जा रहे हैं। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप समय धनसमय अवधारणा को समझते हैं तो कृपया इस वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और servicemoney.in पर विजिट करें।